नमस्कार। आप सभी का एले अध्ययन में स्वागत है। आज हम पाठ 9 चुनिंदा शेर कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं कैलाश सेंगर जी। किसी भी साहित्य या रचना को या कविता को पढ़ने से पहले हमें उसकी पृष्ठभूमि को जान लेना अति आवश्यक है। अर्थात कवि के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक हम कवि के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कविता या रचना हो या साहित्य हो, हमें उसे समझने में आसानी नहीं होगी। तो हम चलते हैं, सर्वप्रथम कवि का परिचय देख लेते हैं। कवि का परिचय। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती हैं। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गजलों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। अब हम प्रमुख रचनाएं इनकी देख लेते हैं, प्रमुख कृतियाँ। आपकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। सूरज तुम्हारा है, गजल संग्रह, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार, कहानी संग्रह, अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य आदि। विधा परिचय। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गजल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गजलों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। पाठ परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। अब हम चलते हैं कविता की तरफ। एक एक पंक्तियों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी और उसका भावार्थ भी समझाऊंगी। उसके पहले हम कुछ कठिन शब्द जो शब्दार्थ हैं उसको देख लेते हैं। खुशबू, सुगंध, परिंदे, पंछी, जुगनू, रात में चमकने वाला एक कीड़ा, ख्वाब, सपना, इनकलाब, क्रांति, हुनर, योग्यता और क्षमता, दुआ, आशीष, घुन, अनाज खाने वाला कीटक। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी कविताओं की पंक्ति की तरफ, गजलों की तरफ। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। पहली पंक्ति है ये, इसका भावार्थ देख लेते हैं। गजलों से खुशबू बिखरना हो
या अन्य कोई भी मुश्किल काम हो। कवि कहते हैं कि गजलों से अगर खुशबू बिखराना हो या अन्य कोई भी मुश्किल काम हो, इससे हम डरते नहीं हैं, क्योंकि काम कितना भी कठिन हो, कड़ी मेहनत से उसे सफलता में बदलना हमें आता है। कवि कहते हैं कि कितनी भी कठिन कार्य क्यों न हो, हम मेहनत करके संघर्ष करके उसे सफलता में ही बदल के सांस लेते हैं। दूसरी पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक। तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। भावार्थ, पक्षियों को पिंजरे में रखकर, कवि कहते हैं कि पंछियों को पिंजरे में रखकर उनको दाना खिलाने वाला मालिक खुश होते हैं कि हमारे कारण यह पंछी जिंदा है। किंतु पंछी जिंदा नहीं है, वो आपसे नाराज हैं, क्योंकि उनको जो दाने खिलाए जाते हैं वे तो खोखले हैं, अर्थात उन्हें घुन लगी है, जिसका मालिक को पता ही नहीं। सरकार जनता की मदद करती है, किंतु वह मदद जनता तक ठीक से पहुंच नहीं पाती, बीच में ही उसे कोई खा जाता है। तीसरी पंक्ति। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। भावार्थ, सामान्य जनता रोजमर्रा की जिंदगी जीते तो हैं, जीते समय अनेक उलझनों में ऐसे फंसी होते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल सकते। जिंदगी को लेकर उनके प्रश्न मन में रह जाते हैं। जिस प्रकार उजाला अंधेरे को निगल जाता है, ठीक उसी प्रकार गरीबों के छोटे छोटे स्वप्न भी सामाजिक भेदभाव का शिकार हो जाता है। यहाँ हम उदाहरण आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाया गया है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसमें हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, और जो गरीबों के छोटे छोटे जो सपने होते हैं वह भी सामाजिक भेदभाव के कारण दब जाते हैं। और उजाला जो है वो अंधेरे को जिस प्रकार दबा देता है, ठीक उसी प्रकार गरीबों को भी उनकी सामाजिक भेदभाव के कारण वो उनके शिकार हो जाते हैं और वो दब जाते हैं, उनके सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं। अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। भावार्थ, अंधेरी चट्टानों रूपी कठिनाइयों से भरी रातों में भी जुगनू की चमक मानो एक आशा की किरण बन जाती है। कवि कहते हैं कि जब अंधेरा होता है तो उन चट्टानों रूपी अंधेरे, मतलब काफ़ी घनघोर अंधेरा है, लेकिन उसमें एक आशा की किरण अगर हमें जलती हुई दिखाई देती है, मानो जुगनू की चमक मानो एक आशा की किरण बन जाती है। निराशा और कठिन जिंदगी के अंधेरे से एक नई सुबह की रोशनी की आशा खिली रहती है। अर्थात निराशा और कठिन जिंदगी में अगर अंधेरा है तो एक छोटी सी रोशनी भी हमें आशा की किरण जगा देती है। अगली पंक्ति। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इंकलाब लिखता था। यहाँ कवि कहते हैं कि रोज की कठिन निराशा भरी जिंदगी जीने वाले लोग भी इंकलाब का ख्वाब देखते हैं, क्रांति का ख्वाब देखते हैं। इंकलाब का अर्थ होता है क्रांति, स्वतंत्रता की आस इन लोगों की जिंदगी में एक ना पूरा होने वाला रोज का सपना है, किंतु फिर भी यह सपना उनकी आशा है। कवि कहते हैं कि वो अपने इंकलाब को और अपने ख्वाब को प्राप्त करने के लिए सपने की आशा जो है वो देखते ही रहते हैं। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो।
कितनी अच्छी पंक्ति यहाँ पे कही है कवि ने कि जिंदगी तो सुख दुख का पहिया है। आंसू और दुख से भरी जिंदगी को दूसरों को दिखाने से दुख हल्का नहीं होगा, बल्कि लोग दुख का मजाक उड़ाएंगे। इसलिए चेहरे पर हंसी भरा मुखौटा पहनकर दुनिया वालों के सामने जाना चाहिए। इसी में हमारा हित है, न कि हमें दुखों भरा चेहरा, दुख का जो चेहरा है वो लोगों के सामने नहीं दिखाना चाहिए। अगली पंक्ति, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। कवि यहाँ कहते हैं कि दुआ, आशीष में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। एक फकीर की दुआ हो या माता पिता की, हम पर एक अच्छा असर करती है, वह अच्छे मार्ग पर ले जाती है। गरीबों की मदद करने पर उनके दिल से निकली सच्ची दुआ ही हमारी जिंदगी में आनंद रूपी सुगंध का निर्माण करती है। इसलिए परोपकार, मदद, अच्छे कर्म से हमें दुआ कमानी चाहिए। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को एक बार खंगाल कर उसकी स्वच्छता का ख्याल रखना ही उसकी सच्ची पूजा होगी। कवि कहते हैं कि हमें उसकी स्वच्छता की तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि पूजा अर्चना करो, परंतु उसके साथ साथ हमें उनकी स्वच्छता के, उनके निर्मलता पे भी ध्यान देना अति आवश्यक है। अगली पंक्ति, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। कवि के अनुसार अन्याय और अत्याचार सहन करने की भी एक हद होती है, एक सीमा होती है। जब यह अन्याय सहने की शक्ति समाप्त होती है तो क्रांति का जन्म होता है। क्रांति का जन्म होने से जो वर्षों से कई सालों से दिलों में दबाए हुए आग बाहर आती है और वह क्रांति की ज्वाला धधकने लगती है, भड़कने लगती है। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल, शेष सब कुशल। कवि के अनुसार कुछ लोगों का जीवन सामान्य से भी प्रतिकूल होता है, अर्थात छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी उन्हें संघर्षरत रहना पड़ता है, और यह संघर्ष कभी कभी जीवन पर्यंत होता है। आँखों में हमेशा नमी बनी रहती है, फिर भी उस नमी को छुपाते हुए सबके सामने सब कुछ सामान्य है, यह दिखाने की कोशिश रहती है, यह दिखाने की कोशिश रहती है। अगली पंक्ति, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, धड़कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। सामान्यतः कवि कहते हैं कि सामान्यतः जिंदगी में छोटे छोटे सुखों को पाने के लिए कई लोगों के जीवन में सुख समृद्धि जीवन का पर्याय बन जाता है। कवि के पैरों की उंगलियां, उसके जख्म, छाले मानव कवि की संघर्ष गाथा बयान करते हैं। इन पैरों को देखकर खुद सड़क भी हैरान है। कड़कती धूप जैसी दहकती जिंदगी में भी कवि के सीने में पड़ने वाले भविष्य के सपने, सीने में चमकती बिजली जैसे अरमान कायम होते हैं। अगली पंक्ति, सांस हमारी हमें पराए धन सी लगती है, सांस हमारी हमें पराए धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। कवि को मनुष्य की जिंदगी मानो पराया धन,
या साहूकार के घर में गिरवी रखा हुआ कंगन सा प्रतीत होता है। मनुष्य की सांसें मानो उधार की है। कवि कहते हैं कि मनुष्य की जो सांसें चल रही हैं ऐसे प्रतीत होता है कि वो उधार की है। कब असली मालिक अर्थात परमात्मा के अनुसार सांसों की गिनती कब सामान्य हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। जीवन की क्षण भंगुरता का ख्याल रखते हुए मनुष्य को सत्कर्मों के प्रति उन्मुख करने का प्रयास कवि द्वारा हुआ है। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर हैं, किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है। जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। कवि इस पंक्ति में सामाजिक विषमता को परिक्षेप में रखकर परमात्मा से यह निवेदन अर्थात प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे मालिक, इस संसार में हर कोई कम से कम इतना समृद्ध हो सके कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं तो वह पूर्ण कर सके, और साथ ही मनुष्य को भी यह बात समझाना चाहते हैं कि हमारी चादर देखकर ही हमें पैर पसारने चाहिए। अर्थात कवि कहते हैं कि हमारे पास जितना है उतने में ही संतुष्ट रहे, वरना असंतुष्टि हमें संसार में हंसी का पात्र भी बना देगी। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। कवि कहते हैं कि किसी व्यक्ति का बाहरी आवरण देखकर अगर वह निरक्षर गंवार लगे तो उसी से उसकी जिंदगी का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। उसके जीवन का संघर्ष, उसका श्रम से नाता, उसके जीवन से उम्मीद, यह सब हंसते हुए सहने वाला आदमी और उसका जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। रोज विपरीत प्रतिकूल वातावरण में न हारते न थकते लड़ने वाले मजदूर के जीवन से भी प्रेरणा लेने वाले अनेक बातें हो सकती है। हमें उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। ऐसे संघर्षशील लोगों का रोज़मर्रा का जीवन मानो एक खुली किताब होती है। अब हम स्वाध्याय हेतु कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो इस प्रकार है। आकलन लिखिए। प्रश्न आपके समक्ष है, उत्तर भी आपको दिया गया है। और अगला परिणाम लिखना है, इसके भी प्रश्न दिए हैं, उत्तर भी आपको दिए गए हैं। शब्द संपदा, पाठ में आए 4 उर्दू शब्द और उनके हिंदी अर्थ लिखने हैं। अगला है अभिव्यक्ति पर आधारित प्रश्न। आकाश के तारे तोड़ लाना, इस मुहावरे को स्पष्ट कीजिए। यह अभिव्यक्ति पर आधारित है, इसका उत्तर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, वह लाई जाती है। इस कथन पर भी अपने विचार लिखिए। रसास्वादन प्रश्न भी दिए हैं, उसके उत्तर भी आपके समक्ष हैं। अब साहित्य संबंधी ज्ञान, इसके भी प्रश्न हैं और उत्तर भी दिए गए हैं। अब आशा करती हूँ बच्चों कि आज जो कविता का अध्ययन हम किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।